आज हम क्लास 7 का साइंस के बारे में बात करेंगे जो एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पोषक भोजन का प्रमुख कार्य स्वस्थ शरीर के विकास हेतु पोषक तत्व प्रदान करना है, जो शरीर के विकास एवं विभिन्न क्रियाओं के संचालन हेतु आवश्यक है। पोषक तत्व यानी हमें आवश्यकता है कि जिससे कि हमारे पूरे शरीर को आवश्यकता है, यानी स्वस्थ रखने के लिए, और जिस अति आवश्यक है कि उसके विकास और पोषक तत्वों और एनर्जी और प्रोटीन ये सब हमें प्राप्त हो सके। तो भोजन कई रासायनिक पदार्थों के मिश्रण से बना होता है। भोजन कई रासायनिक पदार्थों के मिश्रण से बना होता है, जैसे वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और लवण आदि। चलिए आगे बात करते हैं। आगे दिया है पोषण। पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा इसके प्रयोग या उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। स्वपोषी, जिस जीव में भोजन स्वयं संश्लेषित कर रहे या स्वयं बना के या पका के खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। यानी पादप स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे, ये क्या है कि स्वयं से संश्लेषित करके, यानी स्वयं से, जैसे प्रकाश से संश्लेषित किरणों को लेके वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। पेड़ पौधे क्या है? स्वपोषी। ठीक है। चलिए, विषमपोषी। विषमपोषी वह होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, अर्थात दूसरों पर निर्भर रहता है। विषमपोषी या परपोषी कह सकते हैं कि जो किसी दूसरे पर आधारित होता है। यानी हम कह सकते हैं विषमपोषी यानी वह होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, अर्थात दूसरों पर निर्भर होता है, वह क्या कहलाता है? परपोषी। जैसे मानव, कोई भी जानवर, मानव और कोई भी जानवर, ये क्या है? ये मानव और जानवर पेड़ पौधों पर आधारित होते हैं। अब विषमपोषी के प्रकार। विषमपोषी पोषण दो प्रकार के होते हैं। मृतजीवी। पहला, मृतजीवी। जीव किसी मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषक कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। तो मृतजीवी पोषण जैसे मशरूम, कवक और फंजाई। मशरूम, कवक और फंजाई है। बात करते हैं परजीवी। दूसरा क्या है? परजीवी। जीव अपना भोजन अन्य जीवों से बनाए भोजन पर निर्भर रहते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे अमरबेल। ठीक है। आइए बात करते हैं कीटभक्षी। कीटभक्षी ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। कीटभक्षी पादप का अगर ध्यान देते हैं तो वो पत्ता होता है। पत्ता सेम ऐसे होता है कि ऐसे बना रहता है, पत्ता जो रहता है उसी में से कांटे निकले हुए रहते हैं, ऐसे। ठीक है। और जैसे ही कोई भी कीड़ा इसमें ऐसे प्रवेश करेगा, कोई भी कीड़ा, तो ये क्या करता है? आपस में से बंद हो जाता है, तो कीड़ा उसी में मर जाता है, तो कीटभक्षी हो जाता है। तो अब आगे बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। हमारे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन स्वयं सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली अभिक्रियाओं का समीकरण। तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल मिलके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं, तो जो कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण कर लेते हैं। तो सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत। ठीक है। आगे बात करते हैं खाद्य फैक्ट्री केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं,
अदरवाइज क्या है, सब दूसरे पर निर्भर होते हैं। अदर जितने भी जीव जंतु हैं वो क्या हैं, सब परपोषी होते हैं, यानी दूसरे पर आधारित होते हैं। परंतु पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी। स्वपोषी ये क्या करते हैं, स्वपोषी मतलब अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो हमारे पास है क्या, पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों से होता है। देख लो, ये इम्पॉर्टेंट है। यानी किसी भी पौधे का खाद्य जो बनता है, खाद्य पदार्थ, वो कहाँ से बनता है, संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पत्तियों से बनता है। पेड़ पौधों में जब सूर्य का प्रकाश हरे पत्तों पर पड़ता है तो उसमें एक अपक्रिया होती है, जो क्लोरोफिल उपस्थित होता है, उसके द्वारा वो क्या करते हैं, अपने भोजन को बनाते हैं और पौधे के यानी पूरे पौधों में संचरित होता है, जिससे कि पौधा स्वस्थ रहता है। अब बात करते हैं रंध्र की। पत्तियों की स्तनों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियों की स्तनों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। ऐसे छिद्र को रंध्र कहते हैं। रंध्र किसे कहते हैं, यह पत्तियों के पौधों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। बात करते हैं क्लोरोफिल। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। खाद्य संश्लेषण। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। यानी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना खाद्य पदार्थ यानी भोजन बना लेते हैं। बात करते हैं हरे पादप। यानी हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे तरल रासायनिक यौगिकों का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, बात करते हैं शैवाल। अपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। यानी ये जलों में बनता है। ठीक है, अगर कहा जाए तो जहाँ गीला स्थान होता है वो वहाँ पे बनता है ये, जिन्हें क्या कहा जाता है, शैवाल। और राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। ये चना, मटर, मूंगफली, सेम, अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा इन्हें नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। अब बात करते हैं राइजोबियम कहाँ पाया जाता है। तो अब आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो आएगा, राइजोबियम पदार्थ वायुमंडल में नाइट्रोजन का विलय करके परिवर्तित करता है। यानी यह पादपों की जड़ों में किस पौधे के जड़ में पाया जाता है, आ जाएगा किस पौधे के जड़ में पाया जाता है राइजोबियम। तो आप बता सकते हैं, अब ऑप्शन जो दिया रहेगा चना, मटर, मूंग और सेम के जड़ों में पाया जाता है। चलिए लेसन 2, प्राणियों में पोषण। अगर बात करें तो पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने, इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यानी सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करने की विधि को या उपयोग करने की विधि को क्या कहा जाता है, पोषण। भोजन कई रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, नहीं। ठीक है, अब हमारे भोजन में क्या क्या मिलता है, वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित होती है। कार्बोहाइड्रेट संघटक जटिल पदार्थ है। पाचन जटिल खाद्य पदार्थ को तरल के रूप में बदल देते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। यानी जो भी हम खाते हैं वह क्या करता है, पचा देता है, यानी उसको रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देता है या तरल रूप में परिवर्तित कर देता है। प्राणियों में पोषण की आवश्यकताओं के लिए भोजन अंतर्ग्रहण की विधि एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिया है आहार नाल।
आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। आहार नाल और ग्रंथियां मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती है, जैसे मुख्य गुहिका। मुख्य गुहिका के द्वारा क्या होता है, हम किसी भी आहार को क्या करते हैं, खाते हैं। ग्रसिका यानी ये नली है। अमाशय, जहाँ पर खाना या हम जो खाते हैं वो क्या होता है, वहाँ पे स्टोर होता है। अब छोटी आंत, क्षुद्रांत, देख लो याद रखना, छोटी आंत को क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत, और बड़ी आंत को बृहदांत, ठीक है। और गुदा यानी पेट, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है। छोटी आंत, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि छोटी आंत होता है क्षुद्रांत, बृहदांत, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो छोटी आंत आपका क्या होता है, क्षुद्रांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये सभी भाग, कहा जाए कि ये सभी भाग जो भी ऊपर थे, ये सभी भाग मिलकर आहार नाल या पाचन नली का निर्माण करते हैं। पाचन रस स्रावित करने वाली युक्तियाँ, पाचन रस यानी पाचन रस लाल ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय के द्वारा पाचन स्रावित ग्रंथि है, पाचन रस निकलते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, सभी भोज्य पदार्थों को क्या होता है, पाचन करते हैं। अब बात करते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देता है। और अंतर्ग्रहण, ये हो गया अंतर्ग्रहण। भोजन के अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया या लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। वयस्कों के पास आमतौर पर 22 दांत होते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए वयस्क के पास कितने दांत होते हैं, टोटल 32 दांत होते हैं। और छोटे बच्चों में अगर बात किया जाए, ये तो हो गया दांतों के कुछ प्रकार इस तरह होते हैं, देख लेते हैं दांतों के प्रकार को, ठीक है। कौन कौन से प्रकार के दांत होते हैं आपके पास है, कृंतक या छेदक दांत। दांत के प्रकार में कृंतक दांत तेज धार वाले छेनी जैसे चौड़ी होती है और भोजन के पकड़ने, काटने या कुतरने का कार्य करती है। हर जबड़े में इसकी संख्या 4 होती है, इसकी संख्या 4 होती है। ये आगे के दांत जो होते हैं, ये आपके 4 दांत क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को कुतरने में काम करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं भेदक या रदनक दांत। दांत के प्रकार, टाइप ऑफ टीथ में रदनक दांत नुकीले दांत होते हैं और भोजन को चीरने या फाड़ने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में 2 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब देखो अग्र प्रवर्णक दांत। दांत के प्रकार में अग्र प्रवर्णक दांत किनारे पर चौड़े चौकोर व रेखादार होता है। इसका कार्य भोजन को चबाने और हमारे प्रत्येक जबड़े में 4 संख्या होती है, यानी इन दांतों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। चर्वणक दांत के प्रकार में चर्वणक दांत के सिरे चौरस व तेज धार होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाने और प्रत्येक जबड़े में यह 6 दांत होते हैं। मुख एवं मुख गुहका क्या है, मुख एवं मुख गुहका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण क्रिया कहलाती है। लाल रस चावल के माड़ को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहा के आधार तल से जुड़ा होता है तथा अब देखो जीभ क्या होती है हमारी, इसके द्वारा हमें क्या पता चलता है, स्वाद। हम किसी भी खाद्य पदार्थ का क्या पता लगा लेते हैं, स्वाद। किसके द्वारा लगा लेते हैं, जीभ के द्वारा। जीभ के द्वारा हम क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं। जीभ के द्वारा हम क्या पता लगाते हैं, खाद्य पदार्थ का स्वाद।
ठीक है। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं, और बोलने के लिए अगर जीभ नहीं हो तो हम सही से बोल नहीं सकते। मानव शरीर में अगर सबसे उपयोगी है बोलने के लिए वो क्या है? जीभ। जीभ ही ऐसा है कि जो आप बोल पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, जीभ पर स्वाद ये आ गया ना, स्वाद कलिकाएँ होती हैं जिसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता लगाते हैं। भोजन नली। भोजन नली, ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक सक्रिय पेशी नली होती है जो मुख के पीछे गलकोश से आरंभ होती है, सीने से थोरेसिक डायफ्राम से गुजरती है और उदर स्थित हृदय द्वार पर जाकर समाप्त हो जाती है। ग्रास नली ग्रासनी से जुड़ी होती है, नीचे आमाशय में खुलने वाली नली होती है जो कि क्या करती है? भोजन को आमाशय यानी मुख से लेके जाती है, वहाँ आमाशय में खुला होता है, वहाँ पे छोड़ देती है। आमाशय ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है। यह छोटी आंतों में आता है, इसे छोटी आंत भी कह सकते हैं। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय कहाँ होती है? आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। आग्नेयाशिक रस क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करके सरल रूप परिवर्तित कर देता है, ठीक है। बात करें, आंशिक रूप से पचा भोजन क्षुद्रांत में पहुंच जाता है। क्षुद्रांत क्या था? क्षुद्रांत किसे बोलते थे? छोटी आंत को। क्षुद्रांत किसे बोलते हैं? छोटी आंत को, ठीक है, ये बात याद रखना। आंत। और बृहदांत किसे बोलते हैं? बड़ी आंत को। बृहदांत किसे बोलते हैं? बड़ी आंत को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ऐसे ही हम आपको मज़ेदार वीडियो प्रतिदिन आपको मिलेगा। प्रतिदिन 7 बजे हम डालते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आग्नेयाशिक रस, अच्छा इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ये यहाँ पे आ गए हम। बात करते हैं वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। वसा क्या है? वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। प्रोटीन क्या है? अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। क्षुद्रांत में अवशोषण, भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत से पूरा हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले भोजन का जो सभी घटक क्या है पाचन के लिए, वो छोटी आंत में हो जाता है। अवशोषण, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भांति से रुधिर वाहिकाओं में जाने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है? दीर्घरोम, पचे हुए भोजन के अवशोषण की तल क्षेत्र को बढ़ा देता है। आइए अब बात करते हैं स्वांगीकरण। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जटिल पदार्थों को बनाने में क्रिया करती है। स्वांगीकरण। बृहदांत, बड़ी आंत। बृहदांत क्या है? बड़ी आंत है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका कार्य एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। गाय, भैंस तथा घास खाने वाले अन्य जंतु। अब बात करते हैं इसमें रूमेन। ये जंतु पहले घास को जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन कहलाता है। जब जानवर खाते हैं और वो खाने के बाद जो चारा खाते हैं वो जहाँ पे इकट्ठा होता है उसको क्या कहते हैं? वो उस भाग को रूमेन कहते हैं। ये कहाँ होता है? आमाशय में एक भाग होता है। आमाशय का एक भाग होता है जहाँ पे भंडारित होता है, उसे रूमेन कहते हैं। अब रूमिनेंट में आमाशय 4 वर्गों में बटा होता है। देख लीजिए, जानवरों में क्या है? आमाशय
4 भागों में बटा होता है। रुमेन के आंशिक पाचन होता है, रुमेन में आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं या कड़ कहते हैं, ठीक है। बाद में जंतु इनको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है, जिसे रोमंथल जुगाली करना कहते हैं। यानी पहले जानवर जल्दी जल्दी उसको खा लेते, फिर बाद में ये पागल करते, जो कहते हैं ना जुगली करना, यानी ये क्या करते हैं, छोटे छोटे मंडलों में उसको लाके फिर ये जुगाली करते हैं। आगे बात करते हैं, ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। घास में क्या पाया जाता है, सेलुलोज। घास में पाया जाता है क्या, सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। रूमिनेंट जंतु ही सेल्यूलोज का पाचन कर सकते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। बहुत से जंतु या मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। अरे लेसन नंबर 3, तंतु एक प्रकार के रेशे होते हैं जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं। प्राकृतिक तंतु, हम लोग इसको कक्षा 6 में भी पढ़े थे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा उससे विस्तार में है। जो तंतु पादपों या जंतुओं से प्राप्त होता है उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पादपों से प्राप्त तंतु कपास, रुई, जूट एवं पटसन है। जंतुओं से प्राप्त तंतु ऊन और रेशम है। ऊन कहाँ से मिलता है, भेड़ से, बकरी से, याक से, खरगोश से आदि से प्राप्त होता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से प्राप्त होता है। संश्लिष्ट तंतु रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए तंतु को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। रेशे किसे कहते हैं, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं, ठीक है। ऊन के रेशों फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किया जाता है। रेशम के फाइबर रेशम कीट व कोकून या कोश से प्राप्त किया जाता है। ऊन जिन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं उन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है, जैसे भेड़, बकरी, गाय, याक, लामा, ऊँट आदि से क्या है, ऊन प्राप्त किया जाता है। भेड़ की रोएदार त्वचा 2 प्रकार के रेशे होते हैं। एक तो होता है दाढ़ी के रूखे बाल और दूसरा होता है त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। तंतु रूपी बाल ऊन, कार्टिन ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करें वर्णात्मक प्रजनन। तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऊन प्रदान करने वाले जंतु हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। याक की ऊन जो तिब्बतन एवं लद्दाख में, याक ऊन कहाँ पाया जाता है, तिब्बतन या लद्दाख में प्रचलित है, जो कह सकते हैं कि कहाँ, कश्मीर में, ठीक है। अरोरा बकरी जो जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी के क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। पश्मीना साले कश्मीरी बकरी की त्वचा से निकलने वाला बाल फर होते हैं। इसे बेहतरीन सालें बनाई जाती हैं, इनके बालों से बेहतरीन सालें बनती हैं जिसे पश्मीना साले कहते हैं, ठीक है। जो ठंडियों के सीज़न में महिलाएं ओढ़ती हैं साल, वो पश्मीना साल जो होती है, पश्मीना बकरी के बालों से बना हुआ जो होता है वह पश्मीना साल कहलाता है। ये सबसे अच्छा होता है जो कि गर्मी बहुत प्रदान करता है। भेड़ पालन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पर्वतीय क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के मैदानी क्षेत्रों में, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है।
ऊन की कटाई। ऊन की कटाई, भेड़ के बालों को त्वचा को पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। अभिमार्जन, त्वचा सहित सारे बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। अभिमार्जन कहलाता है, यानी बालों को धोना क्या कहलाता है? अभिमार्जन कहलाता है। इनकी चिकनाई, धूल व गर्त निकल जाए, यह प्रक्रम क्या कहलाता है? अभिमार्जन प्रक्रम। ऊन की कटाई, फिर पहले कटाई होती है, फिर क्या होता है? अभिमार्जन होता है, फिर छटाई होती है, फिर बर की छटाई होती है, रंगाई होती है, फिर रीलिंग होता है, मतलब तब उसके बाद बनता है। रेशम। रेशम सिल्क के रेशे भी जानता होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों से बनता है। सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम पालन, रेशम प्राप्त करने के लिए सेरीकल्चर का प्रयोग किया जाता है, यानी पालन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है, याद रखना, सेरीकल्चर। ठीक है। रेस किट, मादा रेस किट अंडे देती हैं जिनसे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाते हैं। प्यूमा, कुछ कायांतर करने वाले कीटों के जीवन चक्र एक ही अवस्था का नाम है। यह कायांतर के दौरान होने वाली 4 अवस्थाओं में से एक अवस्था है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऊष्मा, चैप्टर नंबर 4, ऊष्मा। ऊष्मा एक ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है। ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है। ऊष्मा को Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? जूल। इसका मात्रक जूल होता है, याद रखिएगा। ठीक है। किसी पदार्थ के गर्म व ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। इसे कैलोरी में भी मापते हैं। ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं ताप। किसी वस्तु की उष्णता या गर्मी क्या कहलाती है? ताप कहलाता है। थर्मामीटर की बात करें तो ताप मापने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्तियों को थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है। अब थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं? मैक्सिमम 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार, एक तो सेंटीग्रेड सेल्सियस वाला, एक होता है फ़ारेनहाइट, और एक होता है केल्विन, और एक होता है रिएक्टर पैमाना। तो अधिकांश तौर जो परम ताप अगर बात किया जाए तो जो परम ताप में अगर बात करें तो केल्विन यूज किया जाता है, और सेल्सियस का भी यूज किया जाता है, और फ़ारेनहाइट का भी प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं डॉक्टर जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं, डॉक्टर वह क्या कहलाता है? डॉक्टरी थर्मामीटर, जो कि फ़ारेनहाइट में भी होता है और सेल्सियस में भी होता है। तो अधिकांश तो फ़ारेनहाइट वाले से मापते हैं बुखार को। ठीक है। तो सेल्सियस स्केल ताप मापने के लिए स्केल जिसे C से दर्शाते हैं, यानी अब देख लो सेल्सियस पैमाने को क्या दर्शाते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ताप मापता है। अगर हम बात करें आपके शरीर का ताप की बात करें तो आपके नॉर्मल सामान्यतः शरीर का ताप जो होता है वह कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर बात करें फ़ारेनहाइट में तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.4। ठीक है, कितना? फ़ारेनहाइट। अगर हम इसको बात करें कि जो बुखार का तापमान अगर हम केल्विन पैमाने पर बात करें, किस पे? केल्विन पैमाने पर, तो 310 केल्विन, लगभग 310 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण अगर हम बात करें तो ऊष्मा का स्थानांतरण जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं, यानी कहते हैं जब किसी बर्तन को गर्म करते हैं तो वह तप्त हो जाता है। ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित होने हो जाता है। सदैव गर्म वस्तु की अपेक्षा ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। यानी ऊष्मा का स्थानांतरण सदैव किससे? गर्म से ठंडे की ओर। किधर होता है? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। गर्म से ठंडी वस्तु की ओर होता है, ये चीज़ याद रखना। जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो किससे? गर्म से ठंड की ओर या अधिक ताप से निम्न ताप की ओर होता है।
चलन वह प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंड सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, वह क्या कहलाती है? चालन विधि कहलाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चालक, जो पदार्थ ऊष्मा को आसानी से जाने देता है वह चालक पदार्थ कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, लोहा, तांबा। ठीक है, ये सब क्या है? चालक पदार्थ है, जिसमें क्या है? ऊष्मा आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ तक पहुंच जाता है। और कुचालक, जो पदार्थ अपने ऊष्मा को आसानी से प्रवाह नहीं होने देता वह कुचालक कहलाता है। जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, क्या है? ये ऊष्मा के कुचालक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं संवहन। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होता है। यानी अगर हम बात करें तो जो द्रव होता है या गैस होता है उसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है किस विधि के कारण होता है? संवहन विधि द्वारा। अब जैसे बात करें समुद्र समीर, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। तटीय क्षेत्रों में कुछ दिनों के समय स्थल शीघ्र गर्म हो जाता है। अब थल समीर, थल से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है जिसे थल समीर कहते हैं। रात्रि में समुद्र का जल धीमी गति से ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं विकिरण की। विकिरण सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। यानी सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश की किरण को आने को क्या कहा जाता है? विकिरण विधि कहा जाता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। कुछ भाग में परिवर्तित हो जाता है, कुछ भाग में अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग में परागत हो जाता है। और गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को पहनते हैं, सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो क्या होता है कि हमें वही रंग दिखाई देता है। जैसे अगर हमारे पास सफ़ेद कपड़े हमने पहन रखा तो प्रकाश की किरणें जितनी आती हैं वो क्या होगा? सब रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यानी सब परावर्तित हो जाएंगी, वापस चली जाएंगी। यानी कोई भी प्रकाश की किरण वो सफ़ेद कपड़ा क्या है? ऑब्जर्व नहीं करता है, जिससे हमें गर्मी कम लगती है। अगर हम बात करें काले कपड़े की, अगर किसके? काले कपड़े की बात करें तो काले कपड़े पर आने वाली जो प्रकाश की किरणें आ रही है वो काला कपड़ा क्या करता है? सभी प्रकाश की किरणों को ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या होता है? हीट होने लगता है ज़्यादा, तो हमें गर्मी ज़्यादा देता है। इसीलिए अधिकांशतः लोग ठंडियों में क्या करते हैं कि काले कपड़े ज़्यादा पहनते हैं ठंडियों में, और गर्मियों के दिन में अधिकांशतः सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, ताकि क्या हो? प्रकाश की किरण को अवशोषित ना करे। अगर अवशोषित नहीं करेगा तो ऊष्मा नहीं बढ़ेगी, यानी उसमें ऊष्मा नहीं बढ़ेगी, वो नॉर्मल बना रहेगा। क्योंकि सफ़ेद कपड़ों पे आने वाली प्रकाश की किरणें सभी क्या होती है? परावर्तित हो जाती है, और काले कपड़े पर आने वाली सभी प्रकाश की किरणें क्या है? ऑब्जर्व हो जाती हैं। अगर हमारा हरा है तो जो उसमें जो सप्त रंग आते हैं किरणें, उसमें से हरे वाले रंग को वो क्या करती है? ऑब्जर्व करती है और सबको ऑब्जर्व करती है और रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल यानी एसिड होते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुआ है, जिसका अर्थ है खट्टा। एसिड का मतलब क्या है? खट्टा। अब दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। ये क्या कहलाते हैं? अम्लीय कहलाते हैं। बात करें अगर क्षार की बात करें तो स्वाद में कड़वा होता है। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। जैसे सूचक की बात करें तो कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं। विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग करते हैं अम्लीय एवं क्षारीय पदार्थ करने के। एक होता है लिटमस पेपर। सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। लाइकेन में अम्लीय विलयन मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। ठीक है, यह लाल हो जाता है। लाइकेन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। लाल और नीला लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, अब बात करते हैं उदासीन विलयन। ऐसे विलयन जो लाल व नीले लिटमस
पत्र या पेपर के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय होते हैं। उदासीनीकरण किसी अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अपक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम को उष्मा के निम्नोक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। जैसे अम्ल प्लस क्षारक क्या होंगे, लवण और जल बनेंगे। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl या सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH। तो अब आपके पास जो बनेगा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फिनाफ्थलीन जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया जाता, इसे फिनाफ्थलीन कहते हैं। अपाचन हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो क्या करता है, जो भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। यानी क्या हो जाता है, अगर अम्ल की मात्रा अधिक हो जाता है तो क्या होता है, भोजन नहीं पचता है, जैसे क्या हो जाता है, अपाचन हो जाता है। अगर हम बात करें चींटी की डंक, जब चींटी डंक मारती है या त्वचा में अम्ल डाल देती है, चींटी जब काटती है तो क्या होता है कि हमारे त्वचा में अम्ल चला जाता है। खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जाता है, जिसे जिंक कार्बेट होता है। अब बात करते हैं चींटी का डंक हो गया, इसको हम पढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं मृदा उपचार। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पादप पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। जान लीजिए, जहाँ या तो ज़्यादा अम्ल होगा या ज़्यादा क्षार होगा तो वहाँ पर पौधों की वृद्धि ज़्यादा अच्छी नहीं होती। मृदा अत्यधिक अम्लीय होने पर उसे बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ जैसे कंपोस्ट खाद यानी मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं। कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। अगले चैप्टर की बात करते हैं, आ जाएगा हमारे पास है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। दैनिक जीवन में हमने अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। व्यापक रूप से परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन। पहला क्या है, भौतिक परिवर्तन। अगर हम बात करें भौतिक परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पदार्थ आमाप, साइज, रंग, अवस्था जैसे भौतिक गुण कहलाते हैं। और रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन जाते हैं, वह रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि। जब लोहा पानी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जंग लग जाता है। हवा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लोहे में जंग नहीं लगता है। ठीक है, बात करें लोहे की चाकू, हथौड़ा व पेचकस, ये सब क्या है, जब इसमें हवा और पानी मिलता है तो इसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। और वह जंग कैसा होता है, भूरा रंग का। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। रंग में परिवर्तन, किसी गैस का बनना, ध्वनि का उत्पन्न होना, किसी नए गंध का बनना, ऊष्मा, प्रकाश, किसी अन्य प्रकार के विकिरण का उत्सर्जन होना, ये क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्रिस्टलीय, किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाता है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण क्या है, एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं मौसम, जलवायु एवं जलवायु के अनुरूप द्वारा जंतुओं का अनुकूलन।
ठीक है। अब बात करते हैं दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों में ताप, आर्द्रता व वर्षा के बारे में जानकारी होती है। मौसम किसी स्थान पर तापमान, आर्द्र वर्षा, वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल के प्रतिदिन की परिस्थितियां व उस स्थान का मौसम कहलाता है। ठीक है। तापमान, आर्द्रता व अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान द्वारा दिया जाता है। मौसम का रिपोर्ट कौन देता है? भारत मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है। अब मौसम की रिपोर्ट के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए आगे। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होता है। मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होता है? सूर्य के कारण। जलवायु की बात करें, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। आर्द्रता किसे कहते हैं? आर्द्रता की बात करें तो वायु में किसी समय जलवाष्प मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे आर्द्र वायु कहते हैं, या आर्द्रता ज़्यादा होती है कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा कम तो उसे शुष्क कहते हैं। लद्दाख व लेह क्या है? ठंड। राजस्थान में चिरू में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। मेघालय व मानेसर में वर्षा ज़्यादा होती है। मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? केरल में होता है। मानसून की वापसी कहाँ से होती है? तमिलनाडु से होती है। ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है? लद्दाख यानी लेह में। और सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। मेघालय में क्या होता है? वर्षा ज़्यादा होती है। मानसून आगमन की बात करें तो सबसे पहले कहाँ आता है? केरल में। मानसून की वापसी कहाँ से होती है? तमिलनाडु से होती है। ये आपको याद रखने वाली बातें हैं सभी। चलिए, वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। जलवायु व अनुकूलन जंतु उन परिस्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होता है जिसमें वे रहते हैं, वह क्या कहलाता है? उसका अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतुओं को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाती है। ठीक है। अनुकूलन कहलाती है। स्थलीय आवास यानी क्या है? ज़मीन पर रहने वाले या पाए जाने वाले जंतुओं या पौधों को आवास क्या होता है? स्थलीय होता है। जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र आदि। जलीय आवास जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ आदि में उपस्थित होते हैं, वो क्या होते हैं? जलाशय कहलाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। चलिए आगे बात करते हैं अनुकूलित जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूल होते हैं जिसमें वह वास करते हैं। ठीक है। चरम जलवायु उष्णकटिबंधीय व ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ चरम जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं वह क्या कहलाती हैं? चरम जलवायु कहलाती है। ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवों में वर्षा के 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता, शेष 6 महीने सूर्योदय नहीं होता है। ध्रुवीय क्षेत्र, ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव बियर एवं पेंगुइन यहाँ रहते हैं, जैसे ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका आदि। ठीक है। अब बात करें अलास्का, रूस व साइबेरियन क्षेत्र। चलिए आज के लिए यहीं पे हम बात करते हैं, बस आगे कल।